मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण अशोक की शांति प्रियता एवं अहिंसा की नीति। हेमचंद्र राय चौधरी अशोक की धार्मिक नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। हरिप्रसाद शास्त्री मौर्य प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना व अधिकारियों का प्रशिक्षित न होना। रोमिला थापर अयोग्य व निर्बल उत्तराधिकारी। राष्ट्रीय चेतना का अभाव। प्रांतीय शासकों के अत्याचार एवं करों की अधिकता। मौर्यों के अत्याचारों एवं विदेशी विचारों के विरुद्ध पुष्यमित्र शुंग के द्वारा राज्य में की गई क्रांति। निहार रंजन राय। मौर्यकालीन प्रशासन। राजा था, प्रांत, मंडल, व्यवसाय, जिला व ग्राम का मध्यवर्ती स्थल ग्राम। राज्य राजा प्रशासन का केंद्र बिंदु था। कार्यपालिका व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख। प्रांत। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। सर्वोच्च अधिकारी प्रांतपति ये राज परिवार के सदस्य होते थे व राजा द्वारा नियंत्रित होते थे। प्रांत मंडलों में विभाजित होते थे। मंडल। सर्वोच्च अधिकारी महामात्य। मंडल जिलों में बटे हुए थे। जिला। सर्वोच्च अधिकारी विषयपति। अन्य अधिकारी युक्त, राज्ययुक्त एवं प्रादेशिक। जिलों एवं ग्रामों के मध्य एक मध्यवर्ती स्तर होता था। जिला व ग्राम का मध्यवर्ती स्तर। सर्वोच्च अधिकारी स्थानिक। अन्य अधिकारी गुप्त। मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम गांव का प्रधान ग्रामिक होता था। मौर्यकालीन प्रशासनिक अधिकारियों का क्रम। ग्रामिक सबसे नीचे, गोप, फिर स्थानिक, युक्त, राज्ययुक्त, प्रादेशिक, फिर विषयपति, समाहर्ता, फिर महामात्य, प्रांतपति, फिर राजा, सर्वोच्च अधिकारी। केंद्रीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत शासन प्रणाली था जिसमें प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। राजा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख होता था। उपधा परीक्षण। यह मंत्रिपरिषद सदस्यों के चुनाव से पूर्व उनके चरित्र को जानने के लिए एक जांच पद्धति थी। तीर्थ। अर्थशास्त्र में सर्वोच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है। प्रमुख तीर्थ। उच्च अधिकारी। पहला पुरोहित, धर्माधिकारी, प्रधानमंत्री। दूसरा समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान। तीसरा सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष। चौथा प्रतिष्ठा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। पांचवा व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। छठवां दंडपाल, सेना की सामग्री जुटाने वाला। सातवां नगर का प्रमुख अधिकारी। आठवां दौवारिक राजमहलों की देखरेख वाला प्रधान अधिकारी। नौवां अटविक, वन विभाग का प्रधान अधिकारी। 10वां कर्मातिक, उद्योग धंधों का प्रधान। अर्थशास्त्र के चर्चित अध्यक्ष। पहला पांड्याध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। दूसरा सूराध्यक्ष, आबकारी विभाग। तीसरा शीत अध्यक्ष, राजकीय भूमि का अध्यक्ष। चौथा लक्षणा अध्यक्ष, टकसाल का अध्यक्ष। कोषाध्यक्ष, राजकोष खजाने का। आकाश अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। सातवां घुमयुक्त अध्यक्ष, जुआ निरीक्षक। नवाध्यक्ष, पशु निरीक्षक। शून्य अध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। 10वां अयुद्ध अध्यक्ष, अस्त्र शस्त्र कारखाने का। और 11वां
पोतवा पोतव अध्यक्ष, नापतौल तराजू का अध्यक्ष, बारवा आज्ञपटला अध्यक्ष, महालेखकार। प्रांतीय शासन प्रशासन। मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। प्रांत एवं राजधानी। पहला उत्तरापथ तक्षशिला, दूसरा दक्षिणापथ सुवर्णगिरी कर्नाटक, तीसरा अवंती उज्जयिनी, चौथा कलिंग तोसाली, पांचवा प्राची पाटलिपुत्र। प्रांतों का सबसे बड़ा अधिकारी प्रांतपति गवर्नर होता था। यह राजा के परिवार का ही सदस्य होता था। ये कुमार या आर्यपुत्र कहलाता था। प्रांत, मंडल, विषय, जिला। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांत कई मंडलों में विभाजित होता था। इनका अधिकारी महामात्य होता था। मंडल कई विषय जिलों में विभाजित होता था। इनका अधिकारी विषयपति कहलाता था। स्थानीय प्रशासन। मौर्य काल में जिलों को विषय कहा जाता था। जिले सर्वोच्च अधिकारी प्रशासक विषयपति होता था। जिले में अन्य 3 अधिकारी नियुक्त होते थे। प्रादेशिक यह क्षेत्र में दौरा करता था तथा जिले व गांव के अधिकारियों का विवरण समाहर्ता होता को देता था। रज्जुक। इसका संबंध ग्रामों में भूमि का सर्वेक्षण एवं मूल्य निर्धारण करना था। युक्त। ये राजस्व वसूलते थे व लेखा जोखा रखते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, परंतु कुछ गांव को मिलाकर कोटियों का निर्माण होता था जो जिला एवं गांव के मध्यवर्ती स्तर का द्योतक थी। जिला विषयपति, कोटिया मध्यवर्ती स्तर, ग्राम अधिकारी ग्रामिक, कोटिया स्थानिक, द्रोणमुख, खर टिक संग्रहक। स्थानिक 800 ग्रामों का समूह, इसका अधिकारी स्थानीय होता था। द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, खरव टिक 200 ग्रामों का समूह, संग्रहण 10 ग्रामों का समूह, इसका अधिकारी गोप होता था। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। इसके अनुसार राज्य के 7 अंग थे। पहला राजा सिर, दूसरा मंत्री आँख, तीसरा मित्र कान, चौथा करकोश मुख, पांचवा सेना मस्तिष्क और छठवा राज्य जांग, सातवा दुर्ग बाहें। न्याय प्रशासन। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सबसे नीचे ग्राम था। ग्राम संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानिक, जनपद, पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय। न्यायालयों के प्रकार। पहला धर्म स्थानीय न्यायालय। दीवानी न्यायालय के रूप में दीवानी मुद्दे संरचना 3 व्यवहारिक एवं 3 अमात्य नियुक्त होते थे। दूसरा कंटक शोधन न्यायालय, फौजदारी मामलों का न्यायालय। संरचना 3 प्रदेष्ट्रा एवं 3 अमात्य नियुक्त होते थे। गुप्तचर प्रणाली। गुप्तचरों को गुण पुरुष तथा इसका प्रमुख अधिकारी सर्व महामात्य कहलाता था। संचरा। ये गुप्तचर घुमक्कड़ प्रकार के होते थे। राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन विस्तृत एवं अत्यधिक केंद्रीकृत था। कृषि पर कर की मात्रा। पहला कृषि योग्य भूमि पर कर उपज का 1/4 या 1/6 भाग भू राजस्व या लगाया। दूसरा, जहां सरकार ने सिंचाई व्यवस्था की थी, उपज का 1/3 भाग भू राजस्व। मौर्यकालीन कर। पहला भाग यह भू राजस्व था। अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6 भाग, विदेशी स्रोतों के अनुसार 1/4 भाग। दूसरा बलि, यह एक धार्मिक कर था। तीसरा प्रयाम, यह आपातकालीन
कर था। युद्ध कर था एक कुल उपज का 1/3 भाग। चौथा, सेना भक्त, किसी अभियान के समय सेना के लिए लिया जाने वाला कर। पाँचवा, शुल्क, सीमा कर। छठवा, प्रवेश से आयात कर। सातवां, निष्क्रिय कर, निर्यात पर कर। आठवां, बर्तनी पथ कर, चुंगी। नौवां, ब्याजी कर, क्रय विक्रय पर। 10वां, पिंड कर, संपूर्ण गांव से एक बार में लिया जाने वाला कर। 11वां, वज्र कर, भूमि माप हेतु कर। मौर्यकालीन राजस्व आय के नाम। पहला, दुर्ग नगरों से प्राप्त आय। दूसरा, राष्ट्र जनपदों से प्राप्त आय। तीसरा, सेतु फल फूल सब्जियों से प्राप्त आय। चौथा, ब्रज पशुओं से प्राप्त आय। पाँचवा, सीता राज की भूमि से प्राप्त आय। छठवा, ऋण नकद राजस्व। सातवां, उदक भाग, सिंचाई कर। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। कृषि। पहली बार मौर्यकाल में बहुत बड़ी संख्या में शूद्रों को कृषि कार्यों में लगाया गया था। कारण, कृषि कार्यों में अत्यधिक वृद्धि, मजदूरों की आवश्यकता। राज की भूमि सीता कहलाती थी, यह उपजाऊ होती थी। राज्य की ओर से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, यह सेतुबंध कहलाता था। आदेव मात्रक, यह बिना वर्षा के खेती वाली भूमि होती थी। आरतनी उपकरण, इसका उपयोग वर्षा की मात्रा मापने के लिए किया जाता था। उद्योग, धंधे एवं व्यापार। मौर्यकाल में सूत कातना एवं बुनना प्रमुख उद्योग धंधा था। अनेक धंधे प्रचलित थे। काशी, मालवा, कलिंग, बंग का सूती वस्त्र उद्योग बहुत विकसित था। बंग का मलमल विश्व विख्यात था। वाणिज्य एवं व्यापार पर राज्य का नियंत्रण था। मौर्यकालीन बंदरगाह। पूर्वी तट पर ताम्र लिप्ति बंदरगाह, पश्चिमी तट पर भड़ोच तथा सोपारा एग्रोनोमोई, यह मार्ग निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारी था। सातवां, यह व्यापारियों का नेता होता था। भारत का निर्यात। हाथी दांत, कछुए, सीपी, मोती, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ी। भारत का आयात रेशम चीन से, मोती ताम्रपर्णी से, चमड़ा नेपाल से, मदिरा सीरिया से, घोड़े पश्चिम एशिया से। मौर्यकालीन मुद्रा। मौर्यकाल साम्राज्य की राजकीय मुद्रा पाण थी। सोने के सिक्के, सुवर्ण एवं पाद। चांदी के सिक्के, करसाण, पण एवं धरण। तांबे का सिक्का, मासक, ककरनी, अर्ध ककरनी। मयूर पर्वत एवं अर्धचंद्र की छाप वाली आहत राजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य में मान्य थी। मौर्यकालीन समाज। कौटिल्य ने वर्ण श्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार बताया है। इस काल में मेगास्थनीज के अनुसार 7 जातियां थीं। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा चरवाहे, चौथा शिल्पी कारीगर, पांचवा योद्धा, छठवा निरीक्षण, सातवां अमात्य सभासद। जाति व्यवस्था का स्वरूप कठोरता। कोई भी व्यक्ति जाति से बाहर व्यवहार नहीं कर सकता था और न ही अपना पेशा बदल सकता था। अपवाद दार्शनिक व ब्राह्मण। स्त्रियों की दशा। स्त्रियों को पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति थी। अर्थशास्त्र के अनुसार विवाह की उम्र स्त्री के लिए 12 वर्ष व पुरुष के लिए 16 वर्ष थी।
दहेज प्रथा इस समय चरम सीमा पर थी। रूपा जीवा ये स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री थी। स्त्रियां सम्राट की शिक्षा अंगरक्षिका नियुक्त की जाती थी। दास प्रथा मेगास्थनीज ने भारत में दास प्रथा न होना बताया है, परंतु बौद्ध साहित्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अशोक ने के अभिलेखों में दास प्रथा के प्रचलन की पुष्टि होती है। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। दासों को कृषि कारखानों, खदानों आदि में लगाया जाता था। महिला दास गृह कार्य एवं सेवा शुश्रूषा आदि करती थी। मौर्यकालीन शिक्षा केंद्र तक्षशिला, उज्जैन एवं वाराणसी मौर्यकाल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। शूद्रों की स्थिति मौर्यकाल में शूद्रों का उत्थान प्रथम प्रारंभ हुआ था। मौर्यकाल में शूद्रों का उत्थान प्रारंभ हुआ था। पुराणों में शूद्रों को अनार्य माना जाता था, परंतु कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य माना है तथा म्लेच्छों से भिन्न माना है। मौर्यकाल में शूद्रों को कृषि कार्यों में शामिल किया गया था, कारण कृषि कार्यों में अत्यधिक विस्तार तथा कृषिगत मजदूरों की आवश्यकता।